यहाँ पे नेटवर्क यस स्लो है ना। मैम, जब स्टेट के अंदर ही माइग्रेशन होता है। यस, वेरी गुड। प्रतिष्ठा बोल रही है। ठीक है, चलो। यस मैम। ओके, वेरी गुड। तो हम लोग जो है अपना माइग्रेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो हमारा मैक्सिमम हो गया है, हमारा लास्ट टॉपिक ही बचा था कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, तो स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन मैंने आपको बताया था 4 टाइप्स के होते हैं। आपका पहले तो 2 टाइप का होता है, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। इंट्रा मीन्स जब हम एक स्टेट के ही अंदर मूव करते हैं, एंड इंटर स्टेट मीन्स फ्रॉम वन स्टेट टू दी अदर। ठीक है, फिर मैंने आपको इसमें बताया था कि जो इंट्रा स्टेट होता है उसमें जो माइग्रेशन होता है बेसिकली वो किसका होता है, आपका इंट्रा स्टेट में फीमेल माइग्रेशन ज़्यादा होता है मैरिज की वजह से। और जो आपका इंटर स्टेट होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, वो जो है आपका मेल माइग्रेशन होता है बेसिकली फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे 2 फैक्टर्स होते हैं माइग्रेशन के, वो होते हैं पुश एंड पुल फैक्टर्स। पुश मतलब निगेटिव फैक्टर्स, एंड पुल मतलब क्या होता है, आकर्षित करने वाले फैक्टर्स जो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो उन्हें पॉजिटिव फैक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पुल फैक्टर काम करता है, पॉजिटिव फैक्टर काम करता है। वेयर एज उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा, यहाँ पे मैक्सिमम आउट माइग्रेशन होता है। मतलब यहाँ पे जो लोग होते हैं, यहाँ पे पुश फैक्टर है, निगेटिव फैक्टर्स हैं, तो लोग इन जगहों को छोड़कर बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी हैं। फिर मैंने आपको कॉजेज ऑफ माइग्रेशन बता दिया था, पुश एंड क्लस्टर्स ऑफ फैक्टर्स हैं, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये पक्का एग्जाम में आते हैं। देन हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ था वो है हमारा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। तो अब हम आते हैं कॉन्सिक्वेंसेज। पहले तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं और इंग्लिश वाले भी, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन में और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कॉजेज मतलब होता है कारण कि जो प्रवास है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, जबकि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन का मतलब होता है कि परिणाम। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि जो आपकी प्रवास है उसका परिणाम क्या होता है आप बताइए, तो आपको ये सारे फैक्टर्स लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में मैंने बहुत बार देखा है, पहले जो जितने प्री बोर्ड होते थे बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन है या परिणाम है तो उसमें उठा के वो कॉजेस लिख देते हैं, पुश एंड पुल को पूरा 5 नंबर में डिस्क्राइब कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से कट होकर आपको 0 नंबर मिलेंगे। इसलिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन परिणाम जो होते हैं उसका मतलब होता है कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका नतीजा क्या होता है, परिणाम क्या निकलता है। जिस जगह को वो छोड़ रहे हैं और जिस जगह को वो ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों ही जगह कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे। तो उसका क्या बदलाव होता है उसी को हम कहते हैं। तो वो बेसिकली माइग्रेशन क्यों होता है, माइग्रेशन इसलिए होता है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो हर जगह अलग अलग है, हर स्पेस पे, हर कंट्री में, हर स्टेट में अलग अपॉर्चुनिटीज़ है। कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है इकोनॉमिक, कहीं कम है। तो जहाँ बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है लोग वहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं, वहीं पर अपना जीवन व्यापन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पहला इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। पहले तो आप जो अंदर बाद में पढ़िएगा, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन में मैंने आपसे कहा कि फ्लो चार्ट एक ऐसा बनाना कि जिसमें आपको क्या है, माइग्रेशन में आपका क्या है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस है, आर्थिक है, दूसरा है आपका डेमोग्राफिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, एंड नीचे शायद इन्वायरमेंटल भी आगे हम देखेंगे क्या है। तो ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अब या तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है कि डिस्कस द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, ये भी आ सकता है 5 या 3 नंबर में, अपने आप में एक अलग आ सकता है। या तो 3 नंबर में डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस भी आ सकता है कि अकेले इन्होंने पूछ लिया कि जनांकीय इसके परिणाम क्या होते हैं। तो ये एक साथ भी पूछ सकते हैं। अगर उन्होंने सिर्फ इतना पूछ लिया कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन आप बताइए, तो आपको सब थोड़ा थोड़ा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, और आपको बस मेजर 5 पॉइंट इसमें लर्न करने हैं, ना कि पूरा पैराग्राफ रट्टा नहीं मानना है। और अगर उन्होंने सिर्फ एक ही पूछ लिया कि डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस या डेमोग्राफिक, तो क्वेश्चन अपना ध्यान से सुनना और उसके बाद ही आप आंसर लिखना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का आंसर इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि वो बिना ठीक से क्वेश्चन पढ़े हुए आंसर उठा के लिख देते हैं जो उनको समझ में आ रहा है। तो कॉन्सिक्वेंस पूछ रहा है या कॉजेज पूछ रहा है वो आप अच्छे से देख लेना। अब हमारा पहला इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या है, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक परिणाम क्या निकलता है। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उसका आर्थिक मतलब जो पैसा होता है उस पर उसके हिसाब से क्या बदलाव आता है। ठीक है, तो पहला आप अंडरलाइन कर लीजिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में, रेमिटेंसेज सेंट बाय माइग्रेंट्स। ठीक है, रेमिटेंस मतलब क्या होता है, हिंदी में हुड्डियाँ लिखा होगा, हुड्डियाँ मतलब पैसे।
ठीक है। सो इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है, रेमिटेंसेस सेंट बाय द माइग्रेंट्स। अब आपको पता है कि हमारे इंडिया के विद इन भी अगर हम एग्जांपल लें तो इंडिया के विद इन माइग्रेशन होता है, लोग यूपी से बिहार जाते हैं, बिहार से दिल्ली, जहाँ भी मतलब माइग्रेट हो रहे हैं इंडिया के विद इन, लेकिन उससे इतना इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है, उससे इतना रेमिटेंसेस हमें प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, मान लो हमारे इंडिया के लोग कहीं अमेरिका चले गए, इंग्लैंड चले गए, किसी भी यूरोपियन कंट्री में चले गए, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, इंडिया को मेजर बेनिफिट होता है। और वो जब पैसा अपने घरों में भेजते हैं तो उससे इंडिया को क्या मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो द फर्स्ट मेजर बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ माइग्रेशन इज, एंड दैट ऑल्सो ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय जब माइग्रेशन होता है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इकोनॉमिक बेनिफिट। विद इन इंडिया भी होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना इंटरनेशनल होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा देश का व्यक्ति अगर अमेरिका चला गया तो सोचो हमें बदले में वो क्या क्या भेजेगा यहाँ पर इंडिया में, डॉलर्स, ठीक है। और डॉलर्स और आप जानते हो जो रुपीज़ हैं उसकी वैल्यू में कितना डिफरेंस है ना। तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। आप अंडरलाइन करते रहिएगा, जो जो मैं वर्ड्स बता रही हूँ वही आपको लिखना है कि फर्स्ट रेमिटेंस सेंट बाय माइग्रेंट्स, देन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है कि इन 2002 इंडिया रिसीव्ड 11 बिलियन यूएस डॉलर्स एज रेमिटेंसेस फ्रॉम इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। हमारे देश के लोग जितने भी बाहर गए थे तो जब उन्होंने उनसे हमें कितनी कमाई हुई है, 11 बिलियन यूएस डॉलर्स की, सोचो, ठीक है। अब हमारे कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सबसे अधिक, अगर हम इंडिया में आप लोग को सोच लीजिए कि कुछ ऐसे राज्य जहाँ के लोगों को कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ रहता है बाहर जाने का, ठीक है। जैसे पंजाब हो गया, मैक्सिमम पंजाब का कहा जाता है कि वहाँ पे आपको जितने मेंबर्स उसमें एक मेंबर तो जो है वो कहीं ना कहीं कनाडा या कहीं ना कहीं बाहर सेटल होगा ही होगा, ठीक है। तो पंजाब हमारे एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे अधिक लोग माइग्रेट करते हैं इंटरनेशनली। देन केरल में भी काफ़ी मतलब क्योंकि उनका इंग्लिश बहुत अच्छा रहता है तो एज नर्सेज या फिर मतलब मिडिल ईस्ट में, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग यहाँ भी माइग्रेट कर जाते हैं चाहे आईटी सेक्टर हो। देन तमिलनाडु, ये जो 3 राज्य हैं ये सबसे अधिक इनको इंटरनेशनल रेमिटेंसेस प्राप्त होते हैं क्योंकि यहाँ के लोग सबसे अधिक बाहर चले जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि और इसके क्या परिणाम निकलते हैं। ये सब पॉइंट वाइज आपको लिखना है जो दो मैंने आपको बता दिए कि फर्स्ट रेमिटेंसेस, देन कौन से राज्य इसमें आगे हैं। अब द अमाउंट ऑफ रेमिटेंसेस सेंट बाय द इंटरनल माइग्रेंट्स इज वेरी मिगर। बच्चों आप लोगों को यह स्क्रीन पे चैप्टर नजर आ रहा है? हेलो, यस मैम। चैप्टर नजर आ रहा है? अब नहीं आ रहा मैम। नो नहीं मैम, आ रहा मैम। नहीं इससे पहले भी आ रहा था। एक मिनट जो, यस मैम, इससे No, पहले ma'am. आ रहा था। नहीं क्योंकि स्क्रीन पे कहीं नजर नहीं आ रहा ना तो मैं इसलिए रुक गई हूँ। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है बेटा? यस मैम। चलो ठीक है, ठीक है। अब Yes, थर्ड, ओके ठीक है। थर्ड आपका जो होगा आप ये देख लीजिए, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ रेमिटेंसेस सेंड बाय द इंटरनल माइग्रेंट्स, मतलब जो इंडिया के अंदर ही लोग माइग्रेट करते हैं उनसे हमें इतना फ़ायदा नहीं होता है, बहुत ही कम हमें पैसे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। तो वही बात है कि जो लोग विदेश जाके कमाते हैं उनसे हमें ज़्यादा इंटरनेशनल जो रेमिटेंसेस प्राप्त होते हैं उनके, क्योंकि उनके जो पैसे होते हैं चाहे वो डॉलर हो चाहे पाउंड हो, उनकी वैल्यू इंडिया के कंपेरिजन में ज़्यादा है, तो हमें उनसे ज़्यादा फ़ायदा होता है और ये हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब जो ये रेमिटेंसेस, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका थर्ड या फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे, रेमिटेंसेस आर मेनली यूज्ड फॉर फूड रीपेमेंट ऑफ डेब्ट, ट्रीटमेंट, मैरिजेस। ये बोल रहे हैं कि आपको जो रेमिटेंसेस विदेश से लोग भेजते हैं वो किस काम आते हैं। पहले तो जो अपनी फैमिली को भेजेंगे तो वो खाने पीने के लिए काम आते हैं। देन जो उन्होंने कर्जा लिया होता है, आप जानते हो कई लोग तो अपना घर पर बेच के पता नहीं कहाँ से पैसे इकट्ठा करके विदेश जाते हैं, तो जो पैसे भेजते हैं तो कर्जा या फिर किसी की ज़मीन कहीं गिरवी होती है या गरीब में, क्योंकि देखो हर आदमी जो होता है वो अमेरिका या इंग्लैंड नहीं जाता है जिसका बैकअप हो, ठीक है। अब हमारे गांव में क्या है कि आपको हर दूसरा आदमी आपको वहाँ मिलेगा, दुबई मिलेगा या फिर ओमान मिलेगा, यमन मिलेगा, है ना। तो ये यहाँ पे जो लोग जाते हैं बहुत रिच फैमिली से नहीं होते, मेनली गांव के होते हैं जिनको जो प्लम्बर होते हैं या जो छोटे मोटे जिनको काम आते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जो भी मतलब वहाँ पे लेबर का ऐसा काम करते हैं,
ठीक है। तो जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो जो इनकी जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कर्जे में जो लोग डूबे होते हैं, या किसी कोई उनकी फैमिली में बीमार है तो ट्रीटमेंट के लिए वो पैसे भेजते हैं। जो पैसे भेजते हैं उसमें शादी के काम आता है, उनकी बहन हो या उनकी डॉटर हो, जिसका भी हो। देन बच्चों की पढ़ाई के लिए वो पैसे काम आते हैं, चिल्ड्रंस एजुकेशन। देन खेती बाड़ी का सामान खरीदने के काम आते हैं। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, और घर बनवाने में। मतलब जो जिसके भी घर से एक आदमी बंदा जो है चला गया विदेश में, तो वो अपने गाँव में एक अच्छा घर तो बनवा ही लेता है ना। तो जो भी रेमिटेंसेज होते हैं वो इस तरह की चीज़ों में काम आते हैं। तो याद रखिएगा कि सिर्फ पढ़े लिखे आईटी सेक्टर वाले नहीं जा रहे हैं, बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं। आपके जो छोटे मोटे लोग होते हैं, जैसे स्पेशली गांव, आप आज के टाइम में देखेंगे तो हमारे गांव बिल्कुल खाली मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग या तो इंडिया में ही किसी शहर में माइग्रेट कर जाते हैं, और जिनका थोड़ा सा भी बैकअप होता है, बैकअप भी नहीं होता है, जो भी थोड़ा सा भी वो करके जुगाड़, और वो फॉरेन कंट्री में, वो भले ही यूरोपियन कंट्री नहीं जाएंगे, लेकिन मान लो फिजी है, या फिर आपके जो हमारे पैसिफिक ओशन में कुछ आसपास जो देश हैं, या फिर जो आपके मिडिल ईस्ट के ओमान है, रियाद है, दुबई है ना, सऊदी अरेबिया है, तो इनमें चले जाते हैं क्योंकि इनको छोटा मोटा काम वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। और ये सारे ही पैसे इन चीज़ों में काम आते हैं। आप इसको बिल्कुल अच्छे से अंडरलाइन करें ना, क्योंकि वो पूछा जा सकता है किस काम आते हैं ये। देन पुअर विलेजेस ऑफ बिहार, यूपी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश, यहाँ के भी बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, और इनके घर का रोजी रोटी, इनके लिए क्या है रेमिटेंस? लाइफ ब्लड फॉर देयर इकोनॉमी। ठीक है। देन इसका लेकिन सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है वो ये होता है, मतलब जब इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है उससे तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर हमारे देश के अंदर ही जो माइग्रेशन होता है उससे क्या होता है कि जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, अब मान लो इंडिया के सारे गांव के लोग जो हैं वो बेंगलोर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, वहाँ पे ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे। देन जो आपके सेम वही चीज़ हो रही है कि आपके महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड दिल्ली, यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। मतलब कई जगह जनसंख्या है ही नहीं, और कई जगह जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उससे क्राइम है, तो मतलब स्लम की दिक्कत है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं। ठीक है। अब जो लोग इंटरनेशनल माइग्रेट कर रहे हैं, जैसे अमेरिका जा रहे हैं या फिर यूरोप जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है, वो उनके देश में अपनी प्रॉब्लम है। ठीक है ना। अब जैसे आपने सुना है कि जब से ये कोरोना वाला जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके बाद, और उससे पहले से भी जो है मतलब इंडियंस जो है वो उनको मतलब अमेरिका में इतना ज़्यादा वो नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमारी जो जॉब्स है ये इंडियंस हमसे छीन लेते हैं, वहाँ के नेटिव लोगों को ये लगता है। ठीक है। तो लेकिन अब तो जैसे वो वहाँ के जो यूएस प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या कहा है कि अब जो यहाँ से अमेरिका जाएगा हम उसको अब एंट्री नहीं देंगे आसानी से। मतलब अब अमेरिका में एंट्री जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गई है विदेशी लोगों को, क्योंकि अगेन वहाँ पे लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, और जो है रिसोर्सेज के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो ये जो खैर अभी हुआ है, तो जो भी है मतलब वहाँ के देशों के लिए भी कभी कभी समस्या बन जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ के खुद के लोगों को जॉब नहीं मिलती है, और जो हमारे इंडिया के हैं या फिर एशिया के जो लोग हैं वहाँ जाके सस्ते रेट में ही काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वहाँ के खुद के लोगों की नौकरियाँ चली जाती हैं। तो ये उनकी समस्या है। तो ये मैंने आपको इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बता दी कि क्या क्या आर्थिक समस्याएं और आर्थिक मतलब बदलाव, आर्थिक समस्या नहीं बदलाव क्या क्या आते हैं। तो इसमें सारी मैंने पॉजिटिव चीज़ें आपको बता दी कि सबसे आप याद रखिए हुड्डियाँ, ये वर्ड आपको यूज़ करना है, या रेमिटेंसेस। ठीक है। और सबसे जो और हमें फिर क्या मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। देन हमने $11 बिलियन कमाए थे 2002 में। देन जो है आपका केरल है, पंजाब है, इन तमिलनाडु, इन राज्यों से सबसे अधिक लोग जाते हैं, और सबसे अधिक यहाँ पे रेमिटेंसेस मिलते हैं। सबसे अधिक नहीं भी जाते होंगे यहाँ से लोग, तो रेमिटेंसेस सबसे अधिक यहाँ पे क्यों मिलता है आपको पता है? अगर हम यूपी बिहार की बात करें तो यहाँ के लोग भी मैक्सिमम जा रहे हैं बाहर, और केरल और तमिलनाडु और जो है आपका ये जो अभी राज्य बताया मैंने, वहाँ से लोग जा रहे हैं। लेकिन जो यूपी बिहार के लोग जाते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो एज ए लेबर, एज ए वर्कर, छोटा मोटा काम करने के लिए मिडिल ईस्ट में जाते हैं। ठीक है। मिडिल ईस्ट मतलब वही जो दुबई में मैंने आपको बताया। लेकिन जो केरल और यहाँ के लोग जाते हैं ये बेसिकली पढ़े लिखे एजुकेटेड होते हैं, जो कि वहाँ पे जाके वहाँ के बैंक में या वहाँ के आईटी सेक्टर में काम करते हैं, तो उनकी इनकम ज़्यादा है इनकी कंपैरिजन में। ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकम प्राप्त होती है इन राज्यों को वो ज़्यादा होती है। ठीक है। तो यहाँ के लोग, इन 3 स्टेट्स को रेमिटेंसेस ज़्यादा मिलते हैं। और रेमिटेंसेस किस काम आते हैं वो मैंने आपको बता दिया, शादी से लेकर डेप्थ, कर्जा चुकाना, ये सारी चीज़ों में काम आते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब आपका डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है? जनसंख्या। डेमोग्राफिक बेसिकली मतलब जनांकीय मीन्स जनसंख्या में क्या बदलाव आता है।
अब आप जानते हो कि अगर आप इंडिया को लोग हर साल कितने लोग यहाँ से माइग्रेट होकर बाहर चले जाते हैं, तो हमारी इंडिया का जो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा। ठीक है, जैसे कि आपका सेक्स रेशियो में बदलाव आएगा, एज में बदलाव आएगा, ठीक है, स्किल में बदलाव आएगा। हेलो बच्चों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो 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 Okay, now demographic consequence means migration leads to the redistribution of the population within a country. जब माइग्रेशन होता है तो उससे जो पॉपुलेशन होती है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब यहाँ की पॉपुलेशन वहाँ चली गई, वहाँ से पॉपुलेशन यहाँ पर आ गई, गांव से शहर, शहर से गांव, तो इस तरह से पॉपुलेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि आपका जो है, मान लो गांव में मेल पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, मान लो मेल पॉपुलेशन मैक्सिमम माइग्रेट करके बाहर, तो गाँव में कितने कौन बसता है? मेनली फीमेल पॉपुलेशन बसती है। और अर्बन एरियाज़ में जो शहर के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे मेल पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है और गाँव में फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली आपका जिसमें सेक्स रेशियो में बदलाव आया, उसी तरह से जो लिटरेसी रेट है उसमें बदलाव आता है कि जो भी गांव में थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं वो गांव छोड़कर बाहर चले जाते हैं, जिसका मतलब गांव में ज़्यादातर अनपढ़ लोग बसते हैं और शहर में एजुकेटेड लोग पाए जाते हैं। तो इसी तरह से आपका जो हाई आउट माइग्रेशन फ्रॉम उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी एंड ईस्टर्न महाराष्ट्र हैव ब्रॉट सीरियस इम्बैलेंसेज इन एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन इन दीज स्टेट्स। इन राज्यों से बहुत ज़्यादा मतलब आउट माइग्रेशन होता है, इसलिए यहाँ पे पूरा जो आपका सिस्टम है, डेमोग्राफिक सिस्टम है, वो उसमें काफ़ी बदलाव आया है। चाहे सेक्स रेशियो हो आपका, चाहे आपका स्किल हो, मतलब अब जैसे गाँव है, गाँव को छोड़कर वही लोग जाते हैं बाहर जिनके अंदर कोई स्किल होता है, कोई नॉलेज होती है, या फिर इंडिया को छोड़कर बाहर वही लोग जाते हैं जिनमें कोई स्किल हो, जो पढ़े लिखे हों, जिनमें कुछ उनको अपने ऊपर इतना होता है कि वो बाहर जाके कुछ ना कुछ अर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो जब वो जाते हैं तो जनसंख्या में भी बदलाव आता है, यहाँ की जनसंख्या कम होती है, वहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये आपका डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस था। देन नेक्स्ट है आपका सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। अब सोशल कॉन्सिक्वेंस में समाज में क्या बदलाव आता है। ठीक है, नाउ जो माइग्रेंट्स जो एक जगह से, मान लो चाहे गांव से शहर आ रहे हैं, चाहे इंडिया से वो लोग दूसरे देश में जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जहां वो पहुंचते हैं वहाँ पे सोशल समाज में बदलाव आता है। वो अपने साथ उस जगह पे नए विचार, नई टेक्नोलॉजी अपने साथ वहाँ पर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में बदलाव आता है, देन फैमिली में बदलाव आता है, देन गर्ल्स एजुकेशन। अब जैसे जो लोग गांव से शहर में जाते हैं, जब गांव से शहर में जाके वो काम करते हैं तो उनकी जो विचारधारा होती है वो भी चेंज होती है। ठीक है, और जब वो अपने घर जाते हैं गांव में, तो तब उन्हें समझ में आता है कि मतलब देखो कि शहर में सारी लड़कियां पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो वो भी अपने घर के जो गर्ल्स होती हैं उनको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी स्कूल भेजते हैं, तो नए आइडियाज़ वहाँ से सर्कुलेट होते हैं। जब गाँव का आदमी शहर जाता है तो शहर से गाँव में बेहतर आइडिया लेकर आता है, बेहतर टेक्नोलॉजी लेकर आता है। ठीक है ना, देन माइग्रेशन लीड्स टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल। जो डाइवर्स कल्चर, जब हम यहाँ से इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं तो वहाँ के लोग चाइनीज़ होते हैं, जापानीज़ होते हैं, वहाँ खुद के लोग होते हैं, तो उनसे जब हमारी मीटिंग होती है तो डाइवर्स कल्चर के लोग एक साथ मिलते हैं, इससे पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। देन कल्चर जो है मिक्सअप कल्चर होता है, नए तरीके का कल्चर उभर के सामने आता है, तो ये आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। देन इससे कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। अब निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जब हम गाँव से शहर जाते हैं या इंडिया से बाहर जाते हैं तो हमें वहाँ पे आइसोलेशन फील होता है। आइसोलेशन मीन्स मतलब हमें अलग अलग सा लगता है। ठीक है, और हमें लगता है कि हमारे यहाँ कोई पहचान नहीं है, एनोनिमिटी, मतलब हमारे यहाँ कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, हम कहाँ पे आ गए, हमें अकेलापन लगता है, लोनलीनेस फील होता है, सोशल वैक्यूम, मतलब कि सोसाइटी में हमको अलग थलग पड़ जाते हैं। हमें लगता है यार हम इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हमारे रिलेटिव्स थे, हम उनके साथ मिलजुल के रहते थे, लेकिन अब जो है यहाँ पे हम बिल्कुल अकेलापन फील करते हैं। देन हमें डिजेक्शन फील होता है। डिजेक्शन मतलब हमें लगता है यार हमें यहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और फिर इन सब चीज़ों की वजह से हमारे अंदर, अगर हम वहाँ के इन्वायरमेंट में मिल नहीं पाते, हम वहाँ के लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कल्चर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमारे अंदर एक एंटी सोशल एक्टिविटीज़ लाइक क्राइम एंड ड्रग एब्यूज़ स्टार्ट हो जाता है। मतलब हम गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। मान लो हम शहर से कहीं दूसरी जगह पे गए तो हमें नौकरी नहीं मिली, है ना, तो नौकरी नहीं मिलने की वजह से हम गलत चीज़ों में भी जो है फंस सकते हैं और गलत काम भी कर सकते हैं।
तो ये जो था हमारे 3 बेसिक जो है आपके कॉन्सिक्वेंसेस थे, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक एंड आपका सोशल। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। एक अदर्स है इसकी रीडिंग कर लीजिएगा। वही है जो थोड़ा बहुत माइग्रेशन अफेक्ट्स द स्टेटस ऑफ वुमेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसे करके, तो आप थोड़ा सा एक रीडिंग कर लीजिएगा। तो ये बेसिक आपका चैप्टर था, इसको आप अच्छे से पढ़कर जो है आप समझ लीजिएगा। और अगर कोई डाउट होता है तो आप इसको मुझे बता सकते हैं।